गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में। हेडिंग डालिएगा बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या बर्थ कंट्रोल मेथड। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर समरी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। कंपटीशन एग्जाम के बारे में बात करूं तो इसके अंदर 30 से 40 क्वेश्चन जो बनते हैं, जिनके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आता है। आज के इस वीडियो के अंदर की पॉइंट के बारे में बात करें कि क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे की पॉइंट, जिसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। क्या डेफिनेशन है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है। उसके बाद में टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्या टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही डिटेल के साथ में बढ़ेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे। एमटीपी के बारे में बात करेंगे। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कब लगाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में मान लीजिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यूज कर रहे हैं, वो भूल गया है या पिल है, खाना छोड़ दिया है, या रात में दिक्कत हो गया है और उसके बाद में ध्यान नहीं रखा, तो इमरजेंसी पिल का क्या पैटर्न है, कैसे लिया जाता है, तमाम प्रकार की बातें आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बर्थ कंट्रोल को कॉन्ट्रासेप्शन व फर्टिलिटी कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। एक तो कॉन्ट्रासेप्शन या फर्टिलिटी कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। कोई भी प्रोसेस, डिवाइस या मेथड जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं है, बच्चे की जरूरत नहीं है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है। मैं कहूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर, जैसे आप जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग, जिसके अंतर्गत 2 बच्चों के अंदर गैप रखना जरूरी होता है, या ज्यादा बच्चे नहीं हैं, उनके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने का मतलब यह हुआ कि इसके अंदर क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्स की तो रिक्वायरमेंट होती है, परंतु बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा ये सारे डिजायर्ड है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है परंतु बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्शन होने को रोकना कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। मतलब आप जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों के बीच में होने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत महिला क्या होती है, कंसीव होती है, प्रेग्नेंट होती है। तो इस प्रकार से कंसेप्शन होने को रोका जाता है, महिला को कंसीव होने से रोका जाता है। किसके द्वारा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा। बर्थ कंट्रोल की प्लानिंग और प्रोविजन को फैमिली प्लानिंग कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक एलिजिबल कपल को संपूर्ण रूप से तरीके से बताया जाता है कि 2 बच्चों के बीच में गैप किस प्रकार से रखा जाता है, मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है, किस किस प्रकार से आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके अपने दंपति जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें एक प्लान बनाया जाता है, बर्थ कंट्रोल की प्लानिंग की जाती है, क्या कहा जाता है, फैमिली प्लानिंग कहा जाता है। सेक्स जैसे मेल और फीमेल कंडोम के प्रयोग से एसटीडी ट्रांसमिशन को रोकने में भी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये सेफ सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। होने वाली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर एसटीडी नामक बीमारी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, नहीं फैलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले अपन डेफिनेशन के बारे में बात किया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें। कॉन्ट्रासेप्टिव को निम्न 2 ब्रॉड वर्ग में बांटते हैं, 2 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला है स्पेसिंग मेथड, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी मेथड होते हैं। एक तो है टेम्परेरी और दूसरा है
परमानेंटली, ठीक है, दूसरा क्या है, परमानेंटली। तो इस प्रकार से एक तो टेम्परेरी मेथड होता है जिसको किस नाम से जानते हैं, स्पेसिंग मेथड, इसमें गैप रखा जाता है, एक बच्चा हुआ उसके दूसरे बच्चे के बीच में गैप कितना, 3 साल का, कम से कम 3 साल का। अब इस 3 साल के बीच में होने वाली प्रक्रिया जिसमें बच्चा न हो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो होती है स्पेसिंग मेथड जिसमें क्या होता है, गैप रखा जाता है। ये मेथड यूज करने के बाद में क्या है, स्पेस, बीच में गैप है, उसके बाद में बच्चा जब मन चाहे बच्चा पैदा कर सकते हैं। और परमानेंट मेथड यूज कर दिया तो हो गया काम, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों क्या रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिंग मेथड और दूसरा है परमानेंट मेथड। 2 मेथड है, ब्रॉडकास्ट रूप से जाना जाए, बड़े पैमाने पे बात करते हैं तो एक तो होता है टेम्परेरी मेथड और एक होता है परमानेंटली मेथड। अब टेम्परेरी मेथड है जिसको बोलते हैं स्पेसिंग मेथड के नाम से जाना जाता है, और परमानेंट मेथड है जिसको बोलते हैं टर्मिनल मेथड, टर्मिनेट किया जाता है। अब स्पेसिंग मेथड के अंदर अलग अलग प्रकार के मेथड है, जिसके अंदर बैरियर मेथड, दूसरा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तीसरा है हार्मोनल मेथड, और 4थे नंबर पे है पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड, और उसके बाद में है मिससेलेनियस मेथड। इस प्रकार से मैं कहूं कि 5 प्रकार के स्पेसिंग मेथड होते हैं, जिसके अंतर्गत बैरियर मेथड के अंदर फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और कंबाइंड मेथड का यूज किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग मेथड के अंदर अपन पूरा डिटेल के साथ में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट मेथड, जिसके अंतर्गत मेल स्टेरिलाइजेशन और फीमेल स्टेरिलाइजेशन। फीमेल के अंदर स्टेरिलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, मतलब फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, लाइगेशन कर देते हैं। और मेल ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं, वास डिफेंस, है ना, वासेक्टोमी किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों बात करें बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर 2 प्रकार के ब्रॉडकास्ट के रूप में क्लासिफाई किया गया है, और इनके अंदर अलग अलग प्रकार के सब डिवीजन के रूप में भी क्लासिफिकेशन किया गया है। बच्चों में कहूं कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, या तो आएगा टेम्परेरी मेथड के बारे में डिस्कशन करना है, या बात करेंगे परमानेंट मेथड के बारे में डिस्कशन करना होता है। इस प्रकार से 5-5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसके बारे में, या हार्मोनल मेथड के बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। तो उसके बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल के साथ में बात करते हैं। दूसरा परमानेंट मेथड के बारे में आ सकता है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिएगा बच्चों, स्पेसिंग मेथड या टेम्परेरी मेथड के बारे में। स्पेसिंग मेथड या टेम्परेरी मेथड, हेडिंग डालिएगा। जिसमें सबसे पहले है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है रोकना, ऑक्लूसिव मेथड या फिजिकल मेथड। ये वेजिना में स्पर्म डिपोजिशन या सर्वाइकल कैनाल में स्पर्म पेनेट्रेट को रोकता है। अब बैरियर मेथड के अंदर क्या होगा, ये वेजिना में स्पर्म डिपोजिशन या सर्वाइकल कैनाल में स्पर्म पेनेट्रेट को रोकता है। सर्वाइकल कैनाल है उसमें जो जब कोइटस के बाद में स्पर्म रिलीज होते हैं, और ये स्पर्म है आगे जाकर के जो सर्वाइकल कैनाल के रूट से आगे जाते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, स्पर्म पेनेट्रेट को रोकता है, आगे भेजता है, आगे जाता है तो उसको रोकता है कि नहीं यहाँ नहीं जाना है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ स्पर्म डिपोजिशन, वेजाइना में स्पर्म को डिपोजिशन नहीं होने देता है, इकट्ठा नहीं होने देता है। इस मेथड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इस मेथड का यूज करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये एसटीडी और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के इंसिडेंस को भी रोकता है। बच्चों ध्यान रखना, बैरियर मेथड है ये होने वाली जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उसको रोकने का काम करती है, इसके इंसिडेंस से केस को कम करता है।
फिजिकल मेथड के अंदर क्या होता है देखिएगा, बैरियर मेथड जिसके अंतर्गत क्या क्या है, अवरोध करने वाले कारक। पहले तो अपने बैरियर मेथड या फिजिकल मेथड की डेफिनेशन के बारे में बात की, ये क्या काम करते हैं। ये सर्विक्स के अंदर जो स्पर्म है पेनेट्रेट करता है सर्वाइकल के अंदर, तो उसको क्या है रोकने का काम करता है। वेजाइना के अंदर जो स्पर्म है उसको डिपोजिशन होने से रोकता है, ठीक है। इस मेथड का कोई भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये मेथड यूज करने से एसटीडी और पीआईडी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज के इंसिडेंस को कम करता है। इतनी बातें बच्चों आपको याद रखना है। अब फिजिकल मेथड के बारे में बात करूं कि क्या क्या मेथड यूज करते हैं। एक तो करते हैं मेल कंडोम, जिसको निरोध के नाम से जाना जाता है, मेल द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त, और ये एसटीडी जैसे एड्स से भी प्रोटेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ऐसा कौन सा मेथड, बच्चों इस बात को ध्यान रखें कि जहां जहां मैं क्वेश्चन मार्क्स लगाता हूं, इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क्स लगाऊंगा, वो आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से मैं कहूं कि सबसे पहले फिजिकल मेथड के अंदर एक एग्जांपल अपन बात किया कंडोम। कंडोम जिसके अंदर मेल कंडोम होता है और फीमेल कंडोम होता है। एक तो होता है मेल कंडोम और दूसरा होता है फीमेल कंडोम। कंडोम को किस नाम से जानते हैं, निरोध के नाम से जानते हैं। मेल के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला उपकरण है। साथ ही साथ में ये कौन सी बीमारी को रोकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स जैसी बीमारियों को रोकने का काम करता है। फीमेल कंडोम मेल कंडोम के समान है, एक 70 सेंटीमीटर लंबा इंट्रावेजाइनल डिवाइस जिसके प्रत्येक एंड पर फ्लेक्सिबल पॉलीयूरेथेन रिंग होती है। जैसे बच्चों यहां पे ये दिख रहा है, इस पे यहाँ पे एक रिंग पाई जाती है ये वाली, ठीक है, इस पर लंबा होता है, ठीक है। और मेल कंडोम के अंदर ये इस प्रकार से ये कंडोम होता है। अंडरस्टैंड, जो आपको इमेज में देखने को मिलता है, ये सब आप लोग जानते ही है। नेक्स्ट बात करते हैं डायफ्राम या डस्ट कैप। ये सिंथेटिक रबड़ या प्लास्टिक मटेरियल का बना 5 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर का सेलो कप होता है, ठीक है ना। एक डस्ट कैप होती है या डायफ्राम होता है, ये भी डायफ्राम भी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों फिजिकल मेथड के अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं। फिजिकल मेथड के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर वेजाइना के अंदर जो स्पर्म है वो डिपोजिशन नहीं होता है, तो स्पर्म कहां डिपोजिट हो जाएगा, इन कंडोम के अंदर। दूसरा है इसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे स्पर्म रिलीज होता है तो सर्वाइकल के आगे स्पर्म है वो पेनिट्रेट करते हैं, तो वो तो पेनिट्रेट करेंगे नहीं, स्पर्म कहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यह है कि फिजिकल मेथड के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मोस्ट 3 पॉपुलर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, कंडोम, मेल या फीमेल, और उसके बाद में डायफ्राम जिसको डस्ट कैप के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंड। चौथा नंबर का क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के अंदर यह आएगा कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो एसटीडी को प्रिवेंट करता है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज को रोकने का काम करता है, तो आप क्या बोलोगे, कंडोम। जिसका कौन सा मेथड, फिजिकल मेथड। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों केमिकल मेथड के बारे में बात करें। अब जैसे ही केमिकल मेथड आया है, इसका मतलब बच्चों आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या है, केमिकल यूज करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, केमिकल यूज करेंगे। फॉर्म, टैबलेट, क्रीम, जेली पैड्स, सपोजिटरी, ये सभी केमिकल फीमेल द्वारा प्रयोग होते हैं। सेक्सुअल इंटरकोइटस होने से पहले फॉर्म है, जेली है, वो क्या कर दिया जाता है, लुब्रिकेट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, वेजाइना के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है, ताकि जैसे ही कोइटस के दौरान जो स्पर्म रिलीज होंगे और वो स्पर्म जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आगे पेनिट्रेट नहीं होगा। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से केमिकल मेथड के अंदर ये बच्चों आपको याद रखना है, केमिकल मेथड के अंदर ये जो फॉर्म, टैबलेट है, क्रीम है, जेली है, पेस्ट है, और उसके बाद में सपोजिटरी है, ये एग्जाम्पल बच्चों आपको क्या रखना है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अब यहां पे कहानी स्टार्ट होती है।
इंट्रा यानी अंदर, यूटेराइन यानी यूटरस के अंदर डिवाइस यानी उपकरण इंसर्ट करवाना इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहा जाता है। यदि मैं कहूं कि इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें, एक तो आपको ध्यान रखना इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन तो आपका यहां हो गया। डिवाइस जिसे यूटेराइन कैविटी में कंसेप्शन या इम्प्लांटेशन में बाधा डालने के लिए इंसर्ट करते हैं। ऐसे डिवाइस इंटरकोइस्टस के दौरान कंसेप्शन कंसीव होने से रोकने के लिए, बाधा करने के लिए ये डिवाइस अंदर एडमिनिस्टर कर जाते हैं, इम्प्लांट किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? इम्प्लांटेशन में बाधा उत्पन्न करने के लिए इम्प्लांट किया जाता है, डाला जाता है। ये डिवाइस पॉलीमेर जैसे पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन द्वारा बनी हुई होती है। उसके ऊपर मेटल आयन या कॉपर या हार्मोन जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन्स का आवरण होता है। अब ये डिवाइस तो होते हैं बच्चों, ये किसके बने हुए होते हैं? पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथाइलिन द्वारा बने हुए होते हैं। और इनके ऊपर होते हैं, ये डिवाइस इसके बने हुए होते हैं, उसके ऊपर एक कॉपर का कवरिंग होता है या हार्मोन्स उसके ऊपर पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसके अंदर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या शॉर्ट में आईयूडी के नाम से भी जाना जाता है, ये यूटेराइन कैविटी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। अब एडमिनिस्टर करने से होगा क्या कि जब कंसीव होना होता है तो उस कंडीशन में ये आगे नहीं जाने देते हैं, स्पर्म को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो इस प्रकार का मेथड यूज किया जाता है जिसके अंतर्गत क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है वो एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ये पॉलीइथाइलिन या पॉलीमेरेज या पॉलीप्रोपाइलिन के बने हुए होते हैं और उसके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है या हार्मोन होता है। कवरिंग के लिए तो बच्चों क्या है, मेटल आयन जिसमें कॉपर होता है, या हार्मोन में के अंदर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होता है। ये इतनी बातें आपको समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, सेकेंड जनरेशन आईयूडी और थर्ड जनरेशन आईयूडी के बारे में बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। आप जानते हैं कि पहले के जमाने के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस यूज करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, संशोधन हुआ और उसके बाद में लेटेस्ट प्रक्रिया अपनाने लगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सा आएगा, सेकंड जनरेशन के अंदर क्या आएगा और थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। इसके क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले बच्चों एडिंग डालिएगा, फर्स्ट जनरेशन आईयूडी नॉन मेडिकेटेड या इंसर्ट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो पॉलीमेर्स जैसे पॉलीइथाइलिन से बनी हुई होती है। ये लाइपेज लूफ या डबल एस शेप्ड के डिवाइस होते हैं। देखो बच्चों, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस प्रकार से लाइपेज लूफ या ये आपको यहां पे दिख रहा है, इस प्रकार से ये डाले जाते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर। लाइपेज लूफ, ये लूफ जैसी दिख रही है, देखिएगा ये लाइपेज लूप, ये बच्चों देखना इसका उदाहरण है फर्स्ट जनरेशन का। अब इसके अंदर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या आता है फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ध्यान रखना, नॉन मेडिकेटेड या इंसर्ट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो पॉलीमेरेज पॉलीइथाइलिन से बनी होती हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो लाइपेज लूफ डबल एस शेप्ड की डिवाइस होती है, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, या तो ऐसे होगी या डबल शेप्ड होगी, इस प्रकार से। अंडरस्टैंड? इस प्रकार की ये यूज किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये आएगा, नॉन मेडिकेटेड डिवाइस का एग्जाम्पल है, तो नॉन मेडिकेटेड के अंदर क्या है, लाइपेज लूफ है या डबल एस डिवाइस होता है। फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, लाइपेज लूप लिखोगे।
या लिपेज लूप लिखेंगे। अंडरस्टैंड। दूसरा है सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉपर द्वारा कोटेड आईयूडी होती है, जैसे अर्लियर डिवाइस कॉपर 7, कॉपर T20। इसमें वायर का 200 स्क्वायर mm ऑफ सरफेस एरिया होता है, जिसमें 120 mg कॉपर होता है और 4 वर्ष हेतु अप्रूव्ड होती है। बच्चों आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की दवाइयां या अलग अलग प्रकार के जो डिवाइस होते हैं वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो मैं कहूं कि सेकेंड जनरेशन है, जिसके अंतर्गत अर्लियर डिवाइस जैसे कॉपर 7 या कॉपर T20 और इसके अंदर कॉपर T200। अब 200 क्या है, इसमें वायर का 200 स्क्वायर mm ऑफ सरफेस एरिया होता है। इस 200 का इंडिकेशन का मतलब ये होता है, स्क्वायर mm ऑफ सरफेस एरिया को दर्शाता है, जिसमें क्या होता है, एक कॉपर T200 के अंदर 120 mg कॉपर होता है और ये कॉपर धीरे धीरे रिलीज होता रहता है और इसके अंदर क्या है, ये 4 वर्ष तक 4 वर्ष तक अप्रूव होता है। मतलब मैं कहूं कि कॉपर T20 यदि लगाया जाता है तो 4 साल के लिए प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अंडरस्टैंड। दूसरी बात करते हैं न्यू डिवाइस जो अभी यूज किया जाता है, जैसे कॉपर T220C, कॉपर T220C, कॉपर T220C, कॉपर T380A। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये वाला जो ध्यान रखना, कॉपर T380A या नोवा टी यूज फॉर 5 ईयर एंड मल्टी लोडेड डिवाइस, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की ये बच्चों रेंज है। उसके बाद में यहां पे इसको स्टार लिखा दीजिएगा और इसको VVI के अंदर डाल दीजिएगा, VVI। कॉपर T380A मोस्ट कॉमनली यूज इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है। इसमें कॉपर वायर का 380 स्क्वायर mm ऑफ सरफेस एरिया होता है। ये 10 ईयर के लिए बच्चों ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 10 साल तक के लिए प्रयोग के लिए अप्रूव्ड होती है और गवर्नमेंट सप्लाई होती है। ये बच्चों क्या है, गवर्नमेंट सप्लाई है, ध्यान रखना, हेडिंग डालिएगा गवर्नमेंट सप्लाई वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको क्या करना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, VVI के अंदर डाल दीजिएगा कि सेकेंड जनरेशन के अंदर कॉपर युक्त जो डिवाइस यूज करते हैं उसके अंदर उसका एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो आपको नाम के अकॉर्डिंग प्रतीत हो जाएगा, कॉपर T380A, और ये यूज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि 10 साल तक वर्ष के लिए अप्रूव्ड होता है। जैसे लिपेज लूप के बारे में बात किया था प्रीवियस के अंदर अपने बात किए थे, कॉपर T200, इसके अंदर ये कितने साल के लिए था, 4 वर्ष के लिए था। अब लेटेस्ट के अंदर जो कॉपर T380A मोस्ट कॉमनली यूज होता है, एक क्वेश्चन ये बनेगा कितने साल के लिए ये सेप होता है, तो 10 साल के लिए। साथ ही साथ में ये गवर्नमेंट सप्लाई आईयूडी है, गवर्नमेंट के अंदर ये मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरेशन के अंदर बात करें, हार्मोनल युक्त इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो हार्मोन रिलीज के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ये हार्मोन के सिद्धांत पे क्या करते हैं बच्चों, कार्य करते हैं। इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। इट लोअर द चांस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड आल्सो डिक्रीज लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। इट लोअर द चांस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना कम होती है और डिक्रीज लॉस ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड, है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लड है भी वो कम लॉस होता है। बच्चों आप जानते हैं कि मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांसेस कॉपर टी की वजह से होता है। आप जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी जिसके अंतर्गत जो फीटल का प्रोडक्ट है वो यूट्रस के अंदर न होकर के यूट्रस से बाहर होता है, यूटेराइन कैविटी से बाहर होता है, जिसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
फिटल का डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर होना चाहिए, परंतु वो गर्भाशय के अंदर न होकर के बाहर की तरफ होता है, आउटर ऑफ द यूटेराइन कैविटी होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलता है? इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। और इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर भी कौन से मेथड के अंदर या कौन सा डिवाइस लगाने की वजह से होता है? तो आप बोलोगे कॉपर टी। और इसके अंदर जो हार्मोनल मेथड होता है, थर्ड स्टेज वाला मेथड होता है, थर्ड जनरेशन वाला मेथड होता है, उसके अंदर क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, साथ ही साथ में मेन्स्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो भी कम होता है। इस जनरेशन में मुख्य 2 डिवाइस प्रयुक्त किए जाते हैं। अब थर्ड जनरेशन के अंदर 2 प्रकार के डिवाइस यूज किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो है प्रोजेस्टेशन टी शेप्ड की डिवाइस, जिसमें 38 mg प्रोजेस्टेरॉन भरा होता है। ये हार्मोन यूट्रस में 65 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की दर से धीरे धीरे रिलीज होता है। बच्चों, थर्ड जनरेशन के अंदर हार्मोनल आता है, हार्मोन आता है, और इसके ये क्या है? हार्मोनल युक्त इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो हार्मोन रिलीज के सिद्धांत पे कार्य करता है थर्ड जनरेशन के अंदर। अब इसके अंदर बच्चों क्या हो रहा है कि थर्ड जनरेशन के अंदर एक ऐसा डिवाइस यूज किया जाता है जिसके अंदर हार्मोन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब इसके अंदर 2 डिवाइस यूज किया जाता है, एक तो है प्रोजेस्टेसर्ट, और प्रोजेस्टेसर्ट डिवाइस होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है? 30 mg प्रोजेस्टेरोन भरा हुआ होता है उस डिवाइस के अंदर, 38 mg प्रोजेस्टेरोन भरा हुआ होता है, और जिसके अंतर्गत पर दिन वो कहां रिलीज होता रहता है? 65 माइक्रोग्राम प्रतिदिन ये हार्मोन है यूट्रस के अंदर धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? प्रेगनेंसी, महिला कंसीव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? हार्मोनल डिवाइस है वो अंदर इंसर्ट किया हुआ है और धीरे धीरे रिलीज होता है। तो एक क्वेश्चन बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोजेस्टेसर्ट है वो डिवाइस है जिसके अंतर्गत कितना mg प्रोजेस्टेरोन होता है और कितना माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से वो रिलीज होता है। उसके बाद में है LNG-20, जिसको मिरेना के नाम से जाना जाता है। ये भी एक टी शेप का होता है। 58 लीवोनॉर्गेस्ट्रल 50 mg से भरी हुई इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो प्रतिदिन कितना रिलीज होता है? 20 माइक्रोग्राम हार्मोन प्रतिदिन रिलीज करती है, और ये 10 ईयर के लिए इफेक्टिव होता है। बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 साल के लिए LNG-20 लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल 20। अब इसके अंदर 58 mg लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल होता है, और इसके अंदर 20 माइक्रोग्राम हार्मोन पर डे रिलीज होता है। इस प्रकार से मैं कहूं कि थर्ड जनरेशन वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जा रहा है, प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है? थर्ड जनरेशन के अंदर LNG-20 है, वो कितने साल के लिए सेफ्टी है कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल के लिए ये काम करती है? तो 10 ईयर। दूसरी बात आपका मैं कहूं कि क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना है कि प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20 के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, कितने कितने कंटेंट होता है और कितना कितना पर डे रिलीज होता है, ये भी बात बच्चों आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें कर ली। अब मैं कहूं कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बारे में बात करें। फर्स्ट जनरेशन के अंदर लिपेज लूप, सेकेंड जनरेशन के अंदर कॉपर T380A, और उसके बाद में थर्ड जनरेशन जिसके अंतर्गत हार्मोन, जिसमें प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20। ये तो बच्चों हो गया एग्जाम्पल। कितने कितने साल के लिए ये वैलिड होती है, सेफ्टी होती है, उसके बारे में भी बता दिया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस ये क्या एक्शन करते हैं?
इंट्रायूटेराइन डिवाइस के बारे में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ में समरी के रूप में इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हमेशा हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों ये हॉस्पिटल के अंदर निगरानी में लगाया जाता है। ठीक है, कब लगाया जाता है उसके बारे में भी बात करते हैं। अब पहले पढ़ लेते हैं कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस एडमिनिस्टर तो करते हैं, लगाते तो है, परंतु उसका एक्शन क्या है। देखो, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन फॉरेन बॉडीज रिलीज बॉडी रिएक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। देखो बच्चों, इसके अंदर इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसमें एक तो होता है मेडिकेटेड और एक होता है नॉन मेडिकेटेड, सॉरी एक तो होता है हार्मोनल और एक होता है नॉन हार्मोनल। तो इसके अंदर बच्चों क्या है, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस। नॉन मेडिकेटेड कौन सा था, लिपेज लूप था, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। ये फॉरेन बॉडी रिएक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। एंडोमेट्रियम में सेलुलर तथा बायोकेमिकल परिवर्तन करती है। गेमेट की विजिबिलिटी इंपेयर्ड होने से फर्टिलाइजेशन की संभावना कम हो जाती है। नॉन मेडिकेटेड जैसे डिवाइस यूज किए जाते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर होती है, वहां पे क्या करेगा, सेलुलर और बायोकेमिकल परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार से डिवाइस यूज करते हैं तो सेलुलर और बायोकेमिकल चेंजेज होते हैं, और जिसके अंतर्गत गैमेट, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट है, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम, ये दोनों गैमेट है, वो क्या है, विजिबिलिटी इंपेयर्ड होने से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो विजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, या दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं कॉपर स्पर्म की मोटिलिटी। कॉपर वाला डिवाइस है जो सेकेंड जनरेशन के अंदर है। कॉपर डिवाइस जिसके अंदर स्पर्म की मोटिलिटी, कैपेसिटेशन वह सर्वाइवल को अब प्रभावित करता है, मतलब सर्वाइव नहीं होने देता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कौन करता है, कॉपर करता है। कॉपर एक मोटिलिटी को कम कर देता है, मूवमेंट होता है उसको कम करने का काम करता है। उसके बाद में हार्मोन रिलीज करने वाली आईयूडी सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। सर्विक्स के अंदर होने वाली विस्कोसिटी है वो बढ़ा देता है। सर्वाइकल म्यूकस होता है, उसकी विस्कोसिटी मतलब उसकी सांद्रता, उसका जो म्यूकस है उस वो गाढ़ापन कर देता है, जिससे सर्विक्स में स्पर्म को प्रवेश नहीं हो पाता है। ये एंडोमेट्रियम के में प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल को मेंटेन करने के कारण एंडोमेट्रियम का इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल भी रखती है। इस प्रकार से बच्चों में कहूं कि हार्मोनल डिवाइस जिसके अंतर्गत हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन क्या करता है, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो हार्मोनल से रिलेटेड है वो सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी बढ़ा देता है। जब विस्कोसिटी सर्वाइकल म्यूकस का बढ़ा देगा तो स्पर्म है अंदर जाएगा, और वो विस्कोसिटी सर्वाइकल म्यूकस है वो गाढ़ा है तो वो आगे नहीं जा पाएगा। साथ ही साथ में प्रोजेस्टेरोन लेवल है, एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो हाई कर देता है। हाई को मेंटेन करने के कारण प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल को मेंटेन कर देता है, और जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूटेराइन कैविटी के अंदर एंडोमेट्रियम में लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है। अब इसके अंदर इंट्रायूटेराइन डिवाइस डालते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर यूटरस के अंदर क्या होगा बच्चों, यूटरस के अंदर क्या कर देगा, लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है, जिसे स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है, वहां पे लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कर देगा, जिसके अंदर क्या है, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं, और उधर से तो ओवम आया हुआ है, परंतु फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म को जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। तो क्या करता है ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस, क्या करता है, लोकल इन्फ्लामेटरी कोजेज कर देता है। इस प्रकार से बच्चों ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसके अंतर्गत नॉन मेडिकेटेड कॉपर युक्त आईयूडी और हार्मोनल युक्त आईयूडी के बारे में बात किए, क्या क्या काम करता है। बच्चों एग्जाम के अंदर ये आता है, इसके अंदर से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है कि एक नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या एक्शन देखने को मिलेगा। हार्मोनल डिवाइस यूज करते हैं तो उसका क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, यूट्रस के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं
टाइमिंग ऑफ इंट्रायूट्राइन इंसर्शन। अब ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालिएगा टाइमिंग ऑफ इंसर्शन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। अब कब यूज किया जाता है, एक क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के अंदर इसमें से आएगा। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार वेरी वेरी लगा दिया भाई। अरे भाई आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको बच्चों समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि बच्चों इस प्रकार को आपको पेड क्लासेज करना है तो बच्चों मेरे नंबर है 9470481681। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9470481681। अंडरस्टैंड? इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप मैसेज भेज सकते हैं जिसके अंदर मैं आपको जवाब दूंगा। अंडरस्टैंड? लाइट कट गई बच्चों, आ जाएगा लाइट, कोई इश्यू नहीं है। टाइमिंग ऑफ इंट्रायूट्राइन इंसर्शन मेंस्ट्रुअल के दौरान या मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रारंभ होने के 10वें दिन के अंदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है उसके दौरान। और यदि मैं कहूं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड प्रारंभ होने के 10वें दिन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। यदि मैं रेंज के बारे में बात करूं तो 7 से 10 दिन के अंदर लगाना होता है। तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम लगा सकते हैं या 7 से 10वें दिन के बीच में लगा सकते हैं। दूसरा, पोस्टमार्टम इंसर्शन के लिए डिलीवरी के बाद प्रथम वीक के दौरान। पोस्टमार्टम इंसर्शन के लिए जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 1 वीक में, ठीक है ना, 1 वीक के बाद। दूसरा, तीसरा है पोस्ट प्यूपेरियल इंसर्शन के लिए। यदि बात करें प्यूपेरियम पीरियड, वह पीरियड जिसके अंतर्गत डिलीवरी होने के बाद में 6 वीक या 1.5 महीने तक जो वेजाइना के द्वारा कुछ सिक्रेशन निकलते हैं उसको बोलते हैं प्यूपेरियम पीरियड। अब प्यूपेरियम पीरियड के बारे में बात करें कि प्यूपेरियल इंसर्शन करना है तो डिलीवरी के 6 से 8 वीक के बाद में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों टाइमिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले है मेंस्ट्रुएशन के दौरान 7वें से 10वें दिन के बीच में। दूसरा है डिलीवरी के बाद में लगाना है तो बात करेंगे 1 वीक के बाद में, 7 दिन के बाद में लगाया जा सकता है। यदि उस टाइम में नहीं लगाया है, प्यूपेरियल इंसर्शन कर रहे हैं, मतलब प्यूपेरियल इंसर्शन के अंदर 6 से 8 वीक के बाद में लगाया जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक बातें बच्चों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। बात करें कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहे हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी, क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, कब कब नहीं लगाया जाता है। जैसे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लगाना है। एब्सोल्यूट, जिसमें सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करना है। प्रेगनेंसी है या नहीं है, कंफ्यूजन है ना, आपने लगा दिया और बच्चा अंदर बड़ा हो रहा है, इधर गाड़ी चल रही है, क्या मतलब है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, उसमें भी नहीं लगाना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब निषेध, नहीं लगाना है। सर्विक्स का कैंसर है या अनडायग्नोस्ड इटियोलॉजी ऑफ यूटेराइन या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, कोई डायग्नोसिस नहीं है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या सर्विक्स का कोई कैंसर है या सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है। दूसरी बात करते हैं रिलेटिव, जिसमें एनीमिया हो सकता है, एनीमिया की कंडीशन में नहीं लगाना है। दूसरा बात करते हैं मेनोरेजिया, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। लास्ट प्रेगनेंसी से पीआईडी की हिस्ट्री और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वाली वुमेन,
मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वुमेन होती है उनको लगाने से कोई फायदा नहीं है, दिक्कत हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी की हिस्ट्री, लास्ट प्रेगनेंसी के अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन हुई थी, उस कंडीशन में भी नहीं लगाना है। तो ये बच्चों कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर रहेगा। इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करते हैं तो किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेंगे। तो ये इतनी बातें बच्चों आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में बात करें। साइड इफेक्ट का मतलब है कि जब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहे हैं क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है जब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करते हैं। जब इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करते हैं, आईयूडी यूज करते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या पहली कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ब्लीडिंग। और सेकेंड कॉम्प्लिकेशन बच्चों क्या होगा, पेन होगा। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। इंसर्शन ऑफ द आईयूडी द मेन फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे पहला होगा ब्लीडिंग और सेकेंड वाला होगा पेन। नेक्स्ट पीआईडी हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, यूटेराइन परफोरेशन हो सकता है, यूटरस फट सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी 10 टाइम मोर कॉमन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द यूज ऑफ द आईयूडी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मैं कहूं कि एक कॉमन विदाउट आईयूडी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी और आईयूडी लगाने के बाद में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रेशियो देखे तो 10 टाइम्स मोर टाइम्स, 10 बार ज्यादा होगा, नॉर्मल की तुलना में 10 बार ज्यादा होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी जिसके अंतर्गत जो फीटस प्रोडक्ट है वो यूट्रस के अंदर ग्रोथ ना होकर के यूट्रस से बाहर हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद में मोर्टेलिटी एक डेथ पर 1 लाख यूजर्स, 21 22 1 हजार 10 हजार लाख, ठीक है, 1 लाख पे 1 लोगों की डेथ भी हो सकती है। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से बच्चों आईयूडी वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूडी क्या है उसका डेफिनेशन आपको जानना है, वो क्या काम करती है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है, कब उसको इंसर्ट किया जाता है, उसका टाइमिंग क्या है, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, साथ ही साथ में आईयूडी कितने प्रकार की होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, सेकंड के अंदर क्या आएगा, थर्ड के अंदर क्या आएगा, इतनी बातें बच्चों आपको ध्यान में रखना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा बच्चों, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करते हैं जिसमें हार्मोन होता है। अब देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिएगा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गोनाल्स स्टेरॉइड जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बनी हुई होती है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी गोलियां होती है बच्चों। पिल का मतलब टेबलेट, दवाई, गोली, टिकिया, और उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन भरा होता है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन की बनी हुई ये गोलियां होती है, ध्यान रखना। आप ऐसे याद रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंडरस्टैंड। दूसरा है इथाइनाइल एस्ट्रोडाइल, एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है। मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसेटेट, नॉर इथिस्टेरोन व लिवोनॉर्गेस्ट्रल सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोजन होते हैं। तो ये तो हार्मोन है, हार्मोन के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना। ये पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोफिक गोनाड्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन जो कि ओव्यूलेशन के लिए आवश्यक होते हैं, ब्लॉक करके ओव्यूलेशन को रोकने का काम करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किए जाने वाले फंक्शन है, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं ये हार्मोन। जब ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसके अंतर्गत हार्मोन की दवाइयां बनी होती है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, विभिन्न प्रकार के सिंथेसाइड प्रकार के मार्केट के अंदर मिलते हैं। और ये एक्शन क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोफिन, जिसमें गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रेशन है उसको ओव्यूलेशन के लिए आवश्यक होते हैं, ये सिक्रेशन आवश्यक होते हैं, उसको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, ओव्यूलेशन को रोका जाता है। टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोकना बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। जब इन्हें निर्देशानुसार लेते हैं तो ये लगभग 100% इफेक्टिव होती है। यदि मैं कहूं कि अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल लिया जाए तो ये 100% इफेक्टिव मेथड है। एंटीबायोटिक रिफाम्पाइसिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने वाली वुमेन में एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देती है, अतः रिफाम्पाइसिन से पिल की प्रेगनेंसी को रोकने की प्रभाविता कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो रिफाम्पाइसिन, जैसे कौन सी दवाई है? ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, तो ऐसा पर्सन जो रिफाम्पाइसिन लिया जा रहा है तो उसके बाद में हार्मोनल पिल्स ली जाती है तो क्या होगा? थोड़ी प्रभाविता कम हो जाएगी। यदि एक पिल लेना भूल जाए, बच्चों ध्यान रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ भाई? ये कहां बीच में आ गया? इसको पहले पहले आप वीवीआई बॉक्स के अंदर डालिएगा। यदि एक पिल लेना भूल जाए तो अगले दिन 2 पिल लें। यदि जो दवाइयां ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं, एक पिल लेना भूल गए हैं तो अगले दिन क्या ले लें? 2 ले लें। यदि 2 या अधिक पिल लेना भूल जाए तो नए पैकेट के प्रारंभ करने तक दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर जो दवाइयां लेते हैं, हार्मोनल पिल लिया जा रहा है, उसके अंदर आप जानते हैं कि इस प्रकार से पैकेट होता है और उसके अंदर टिकियां होती है और रेगुलर लेते रहते हैं, मन चाहे सेक्स कर रहे हैं, परंतु एक ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि एक दवाई पहले दिन लिया था, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम में फिक्स लेते हैं, रात को सोते समय एक ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरे दिन लिया नहीं, उसके बाद में सोते दिन ले रहे हैं। तो जैसे ही आप एक पिल भूल गए हैं तो नेक्स्ट दिन जो लेंगे, जैसे आज रात में नहीं लिया तो क्या करेंगे? कल रात में लेंगे तो 2 ले लेना है। एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। दूसरा है, यदि 2 या अधिक पिल लेना भूल गए हैं, यदि बीच में गैप 2 दिन से ज्यादा हो गया है, एक दिन का गैप है तो दूसरे दिन कितना लेंगे? 2। यदि 2 या 2 से ज्यादा पिल भूल गए हैं तो ऐसी कंडीशन में जब याद आए तब तो लेते जाना है, परंतु उसके साथ साथ में अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जैसे कंडोम है, वो यूज करना है। इसके भरोसे मत रहना, नहीं तो कल्याण हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये बच्चों हेल्थ एजुकेशन देना है। बहुत सारे कम्युनिटी के अंदर इस प्रकार से लोग आएंगे जिसके अंदर बोलते हैं कि अरे दवाई लेना भूल गया था, कल दवाई लेना भूल गया, क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, दूसरे दिन या ले लेना है। और कब लेना है? एज सुन एज, उसके टाइम पीरियड है, उस टाइम में ले लेना है। 2 ले लेना है। 2 से ज्यादा गैप है तो क्या करना है? दवाई तो एक एक चलती रहेगी, परंतु अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि यदि एक कोई महिला है और वो दवाई लेना एक दिन भूल गई है तो क्या करेंगे? दूसरे दिन 2 दवाई लेंगे या नहीं लेंगे, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये बेसिक ध्यान रखना है। उसके बाद में हार्मोनल के अंदर, जिसमें सबसे पहले है बच्चों ओरल पिल के बारे में बात करें। ओरल पिल, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ओरल पिल। और ओरल पिल जिसके अंदर सबसे पहले है कंबाइंड पिल।
ओरल पिल मतलब माउथ से लेना। कंबाइंड का मतलब उसके अंदर कुछ हार्मोन है जो मिक्स होते हैं, जैसे कंबाइंड पिल हेडिंग डालिएगा एस्ट्रोजन ओएनजी प्लस प्रोजेस्टेरोन पीएनजी पीजीएन, जैसे माला एन और माला डी। माला एन भारत सरकार द्वारा मुफ्त में वितरित में माला एन में लिवोनॉर्गेस्ट्रल 0.15 mg तथा इथाइनाइल एस्ट्रोडाइल 30 माइक्रोग्राम या 0.03 mg होता है। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंबाइंड पिल होती है बच्चों माला एन और माला डी। आप जानते हैं कि माला एन और माला डी के अंदर ये मोस्ट फेमस दवाई होती है, मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है और हॉस्पिटल की सप्लाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, भारत सरकार द्वारा मुफ्त में वितरित की जाती है। माला एन है जिसके अंदर लिवोनॉर्गेस्ट्रल 0.15 mg और दूसरा है इसके अंदर इथिनाइल एस्ट्रोडाइल 30 माइक्रोग्राम या 0.03 mg होती है। तो इसके अंदर बच्चों माला एन के अंदर क्या कंटेंट पाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस कैटेगरी की आती है, तो ये कंबाइंड फील्ड के अंदर आता है, ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। एक पैकेट में 21 हार्मोनल टेबलेट होती है। इस माला के अंदर माला एन के अंदर क्या होती है 21 हार्मोनल टेबलेट होती है और 7 फेरस फ्यूमेरेट 60 mg जिसमें 19.5 mg फेरस आयरन टेबलेट होती है। इस प्रकार से मैं कहूं कि इसके अंदर जो कितना हुआ 21 और 7 कितना हुआ 28, तो एक पैकेट है। इस पैकेट के अंदर बच्चों इस प्रकार की टेबलेट होती है और 28 टेबलेट होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के लिए कितना दिन होता है 28 डे। तो एक महीने का ये पूरा पैकेट है, एक महीने की पूरी खुराक है और इस खुराक के अंदर बच्चों 21 जो टेबलेट है वो हार्मोनल है और 7 जो टेबलेट है वो किसकी है, आयरन की है। अंडरस्टैंड, ये इनका कॉम्बिनेशन रहता है। प्रथम कोर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन पे शुरू करना चाहिए। ब्लीडिंग के प्रथम दिन को डे नंबर ऑफ 1 गिने। इस प्रकार से मैं कहूं कि माला एन और माला डी जैसी दवाइयां लेते हैं, कंबाइंड ओरल पिल लिया जाता है। अब इसके अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि माला एन के अंदर क्या कंटेंट होते हैं, कितने एमजी या कितने माइक्रोग्राम होते हैं। दूसरा है कि इस माला एन माला डी के अंदर एक पैकेट के अंदर कितनी गोलियां आती है, कितनी पिल आती है, कितनी हार्मोनल होती है, कितनी आयरन होती है, उसमें फेरस कितना होता है, ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में ये दवाइयां कब स्टार्ट करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से स्टार्ट करना है। बच्चों एक क्वेश्चन आपके यहां पे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, इस बात को क्या रखें, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से कंबाइंड पिल के अंदर ये ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसको पीओपी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। पॉप या मिनी पिल के नाम से जाना जाता है या माइक्रो पिल के नाम से जाना जाता है। छोटी सी टिकी आती है बच्चों, ध्यान रखना, और बहुत खतरनाक काम करती है। देखो क्या काम करती है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसको प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल पीओपी, एक तो फुल फॉर्म याद रखना है, दूसरा उसका अदर नेम क्या है मिनी पिल से, तीसरा नाम क्या है माइक्रोपिल के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन जैसे, इसके अंदर क्या होता है, केवल प्रोजेस्टेरोन जैसे नॉरस्टेरॉन व लिवोनॉर्गेस्ट्रल होता है। नॉरस्टेरॉन और क्या होता है, लिवोनॉर्गेस्ट्रल होता है। ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करके स्पर्म की एंट्री को रोकता है और कभी कभार ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। ये दोनों ही बातें ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल होती है, वो क्या काम करती है, ये काम करती है सर्वाइकल म्यूकस को थिक करने का काम करती है, सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर देती है, जो स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथ ही साथ में कभी कभार ये ओव्यूलेशन को सप्रेस भी कर देता है। प्रत्येक टेबलेट में 0.35 mg नॉर
इथिनेड्रॉन 28 एक्टिव फील्ड्स होती है। इसके अंदर कितनी फील्ड होती है? 28 एक्टिव फील्ड्स पाई जाती है, 28 फील्ड होती है। प्रोजेस्टेरोन ओनली फील्ड होता है इसके अंदर ओनली। इसका प्रयोग ओल्ड एज में, इसका प्रयोग ओल्ड एज के अंदर लैक्टेशन के दौरान और थ्रोम्बोसिस और हार्ट डिजीज की अवधि में अधिक रिस्क वाले क्लाइंट में करते हैं। ध्यान रखना, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मोस्ट कॉमनली यूज ओल्ड एज में किया जाता है या लैक्टेशन के अंदर किया जाता है? तो आप बोलोगे पीओपी, प्रोजेस्टेरोजन ओनली पिल यूज किया जाता है, मिनी पिल यूज किया जाता है। ध्यान रखना, इसका प्रयोग ओल्ड एज में करते हैं, लैक्टेशन में करते हैं। लैक्टेशन और ओल्ड एज के अंदर कौन सी पिल यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिनी पिल यूज किया जाता है। या तथा थ्रोम्बोसिस व हार्ट डिजीज की अधिक रिस्क वाले क्लाइंट में करते हैं। ऐसे पर्सन जो हार्ट के पेशेंट है या थ्रोम्बोसिस है, ब्लड का क्लॉट होता है, तो ऐसे लोगों में यूज करता है, ये फायदेमंद होती है। नहीं तो दूसरे वाले क्या करेगा? नुकसान करेगा। उसके बाद में पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन या मॉर्निंग आफ्टर पिल या इमरजेंसी पिल। अब ये दवाइयां इमरजेंसी में काम आती है, इमरजेंसी पिल कहा जाता है। अब क्या होता है, पहले कहानी को पढ़ते हैं और उसके बाद में अपन बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात का ध्यान रखें। पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन, इसका मतलब होता है कि सेक्सुअल प्रक्रिया हो गई है, सेक्स वाली प्रक्रिया हो गई है, कोइटस हो गया है, और उसके बाद में क्या करेंगे? अब क्या करें? अंधेरी रातों में ध्यान नहीं रख पाए, क्या करें? भूल गए, तो इसमें पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन है ये। दूसरी बात करते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल। रात में क्या हुआ? भूल गए, सुबह होश में आए, तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल। सुबह उठते ही के बाद में लेना होगा भाई, रात में होश में नहीं थे। उसके बाद में ये इमरजेंसी पिल है। लिवोनॉर्गेस्ट्रल एक प्रोजेस्टेशनल एजेंट जिसमें बर्थ कंट्रोल के लिए प्रयोग करते हैं। पिल को असुरक्षित सेक्स के 72 घंटे के अंदर लेना चाहिए। लिवोनॉर्गेस्ट्रल आती है टेबलेट पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर, ध्यान रखना, लिवोनॉर्गेस्ट्रल। और ये असुरक्षित सेक्स, जैसे कंडोम का यूज किया हुआ है, परंतु क्या हो गया है? कंडोम फट गया है, या असुरक्षित या ऐसे रहा नहीं गया, सेक्स कर दिया, और जिसकी वजह से क्या होगा? सुबह मालूम पड़ा कि गजब हो गया भाई, अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर असुरक्षित सेक्स के अंदर 72 घंटे के अंदर लेना जरूरी है। पिल शीघ्र लेने पर अधिक प्रभावी होती है। मतलब कहूं, जैसे ही मालूम पड़ जाए, याद आए, होश में आ जाए, दवाई ले लेना है 72 घंटे के अंदर अंदर असुरक्षित सेक्स के अंदर। इस पैकेट में 0.75 mg लिवोनॉर्गेस्ट्रल युक्त 2 पिल होती है। पहली को असुरक्षित सेक्स के 72 घंटे के अंदर लेना है। पहली टेबलेट कब लेते हैं? 72 घंटे के अंदर ले लेना है। दूसरी टेबलेट 12 घंटा के अंतराल पर लेना है। दूसरी टेबलेट कब लेते हैं? 12 घंटा के अंतराल पे। इस प्रकार से इमरजेंसी जो पिल मॉर्निंग आफ्टर पिल या इमरजेंसी पिल होती है, जिसके अंदर 2 गोलियां होती हैं, एक तो 72 घंटे के अंदर अंदर ले लेनी है, और उसके बाद में दूसरा कब लेनी है? 12 घंटा के बाद, 12 आवर के अंतराल पर लेनी है। मतलब पहली टेबलेट लोगे ना, उसके बाद में दूसरी जो लेंगे, उसके बीच में गैप 12 घंटा का होना चाहिए। आई बात समझ रहे? तो ये वाली जो इमरजेंसी पिल है, जिसको मॉर्निंग आफ्टर पिल के नाम से जाना जाता है, जिसको पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर असुरक्षित सेक्स हुआ है, कब दवाई लेनी है? तो 72 घंटे के अंदर। और पहली दवाई लेंगे उसके बाद में कितने घंटे बाद में? 12 घंटे बाद में लेना है। बात खत्म। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं डिपोट फॉर्मुलेशन या इंजेक्टेबल। अब यहां पे डिपोट या इंजेक्टेबल इंजेक्शन के द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं हार्मोन को, या कोई ऐसा सिप से वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं।
देखिएगा बच्चों, बहुत वीडियो लंबा है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 1 घंटे का हो गया है, परंतु मैं कहूं कि आप यदि आपने ये पूरा पूरा देख लिया, समझ लिया और पढ़ लिया तो उस कंडीशन के अंदर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कभी भी आपका क्वेश्चन क्या है, गलत नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ बच्चों मैंने आपको ग्रुप के अंदर भेज दिया है, साथ ही साथ में इसका पीडीएफ मैंने आपको एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दिया हूं, ठीक है। डिपोर्ट फॉर्मुलेशन, जिसमें सबसे पहले है प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल। 3 प्रकार के प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल को इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे डीएमपीए नेट इन और डीएमपीएससी। इसकी बच्चों एक तो आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म के बारे में ध्यान रखना है। इंजेक्टेबल है, इसके अंदर 150 mg IM एवरी 3 मंथ तक देते हैं, हर 3 महीने से लिया जाता है। इसके अंदर कंटेंट के बारे में एक बात करें तो ये 150 mg होता है। कौन सा? डीएमपीए। दूसरा नेट इन, जिसके अंदर एवरी 2 मंथ के अंदर लेते हैं, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और 200 mg इसके कंटेंट होते हैं। तीसरा बात करते हैं डीएमपीएससी, जिसके न्यूअर लोअर डोज ऑफ डीएमपीए विथ 104 mg रदर देन 150 mg गिवन बाय सबक्यूटेनस रूट से 3 मंथ इंटरवल, 3 महीने के इंटरवल से दिया जाता है। इस प्रकार से ये इंजेक्टेबल होते हैं, बॉडी के अंदर हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है। फुल फॉर्म ध्यान रखना है, कितना कंटेंट है वो ध्यान रखना है, कब कब लगाया जाता है। सबडर्मल इम्प्लांट, अब इसके अंदर जो स्किन की जो डर्मिस लेयर है उसके नीचे सबडर्मल इम्प्लांट करते हैं। यूज में होने वाली सबडर्मल इम्प्लांट को नॉरप्लांट के नाम से जाना जाता है, नॉरप्लांट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 6 सिलास्टिक कैप्सूल्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक में 35 mg लिवोनॉर्गेस्ट्रल होता है। ये 5 ईयर के लिए अप्रूव्ड होता है। सबडर्मल इम्प्लांट जिसके अंदर के क्या है कि एक सबडर्मल स्किन के नीचे क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर दिया जाता है जो डर्मिस लेयर है उसके नीचे, और ये 5 साल के लिए क्या होता है, सेफ्टी होता है, जिसको क्या किस नाम से जानते हैं, नॉरप्लांट के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है, उसका साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट, जिसके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा देगा 40%, एमआई सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस और हाइपरटेंशन बढ़ा देगा। कार्डियोजेनेसिस, जिसमें ब्रेस्ट, सर्वाइकल व लीवर कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है। कार्सिनोजेनेसिस, कैंसर वाली कंडीशन को बढ़ा देता है। कार्डियोवेस्कुलर, हार्ट की प्रॉब्लम करेगा। कार्सिनोजेनेसिस, जिसमें ब्रेस्ट सर्वाइकल और लीवर कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है। ध्यान रखना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कैंसर को बढ़ाता है? हार्मोनल मेथड वाला। डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर देता है। वेट गेन करता है, हेडेक, माइग्रेन, ये सारी कंडीशन किए जाती है। उसके बाद में यदि भी कुछ डिजीज जैसे फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, फाइब्रोइडिमा, एडिनोमा, ओवेरियन सिस्ट, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, पीआईडी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन व एंडोमेट्रियल कैंसर से बचाती है। तो ये हार्मोनल है, कुछ बीमारियां हैं उसको भी तो बचाने का काम करती है। कई ऐसी साइड इफेक्ट है, जैसे कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट करेगा, हार्ट को प्रॉब्लम करेगा, कैंसर जैसी कंडीशन करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन कम करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, कब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो यूज नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसमें ब्रेस्ट और जेनिटल का कैंसर है, लीवर कैंसर है, क्योंकि ये तो और कैंसर को बढ़ाती है ना, तो इसलिए लीवर कैंसर है। कार्डियक डिजीज है, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, रिलेटिव जिसमें स्मोकिंग है, माइल्ड हाइपरटेंशन है, 40 वर्ष से अधिक की आयु है तो ये यूज नहीं करना है। 40 वर्ष के बाद इसे कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करें, क्योंकि ये कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क को बढ़ाता है। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों, इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन और दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों सहेली।
सहेली के नाम से भी आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज आ रहा है। सहेली एक नॉन हार्मोनल पिल है जिसमें एक ड्रग्स होती है जो एस्ट्रोजन को ब्लॉक करती है, एस्ट्रोजन का ब्लॉक कर देती है। प्रथम 3 महीने में इसे वीक में 2 बार या फिर प्रत्येक वीक में 1 बार प्रयोग किया जाता है। तो सहेली नाम से एक टेबलेट आती है जिसके अंदर क्या होता है, ये जो टेबलेट है नॉन हार्मोनल होती है, एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर देती है और प्रथम 3 महीने में इसे वीक में 2 बार लिया जाता है। प्रथम 3 महीने के अंदर वीक में 2 बार और फिर प्रत्येक वीक में 1-1 बार लिया जाता है। ये इसका लेने का पैटर्न है, ठीक है ना। 3 महीने तक तो वीक में 2-2 बार और उसके बाद में वीक में 1-1 बार। उसके बाद में पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शनल मेथड जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चों इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूं कितना बड़ा है। अच्छा मैं बता देता हूं क्योंकि फिर मैं आपको 2 पार्ट में बताऊंगा ना। अच्छा यहां तक बताना है, यहां तक बताना है तो मेरे को बता देता हूं, ठीक है बच्चों। देखिएगा थोड़ा टाइम कम लूंगा। हेडिंग डालिएगा पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड मतलब कि महिला कंसीव हो गई है, महिला प्रेग्नेंट हो गई है, उसके बाद में मेथड यूज करेंगे। तो मेथड कौन सा यूज करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लीगल प्रेगनेंसी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट हो गई है उसके बाद में लीगल कंडीशन में एबॉर्शन करवाना, डॉक्टर की देख रेख में कि नहीं ये जो प्रेग्नेंट हुई है महिला कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है उसकी वजह से फेल्यूर हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। या ऐसी कंडीशन जो महिला प्रेग्नेंट है और वो प्रेग्नेंट है तो क्या करेंगे, या तो मदर की डेथ हो सकती है या बच्चे की डेथ हो सकती है, बहुत खतरनाक होती है, एनोमलीज डिसऑर्डर है, कंडीशन है, कपाल पूरा बना नहीं है तो बाद में बच्चा जन्म लेगा तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। अनवांटेड जैसे रेप है, रेप के अंदर प्रेग्नेंट हुई है तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। पोस्ट कंसेप्शन मेथड या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, यह भी एक मेथड है जिसके अंदर कौन से मेथड से करते हैं, एमटीपी करेंगे इसमें अंदर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब कि डॉक्टर की टीम के द्वारा एक परमिशन दी जाती है कि ये होने वाली प्रेगनेंसी है या महिला कंसीव हुई है, ये गलत तरीके से हुई है, इसको टर्मिनेट करना जरूरी है। अंडरस्टैंड। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में पास हुआ। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, एक्ट 1 अप्रैल 1972 में लागू हुआ और 1975 में संशोधित हुआ। अब ध्यान रखना दोनों ही क्वेश्चन अलग है। एमटीपी एक्ट पास कब हुआ, तो 1971 में, लागू कब हुआ, 1972 में, इसका संशोधन कब हुआ, 1975 में, जम्मू कश्मीर में लागू कब हुआ, 1976 में। ये सारी बातें याद रखना है, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर बच्चों बात करें, एमटीपी के अंदर बात करें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि कौन करवा सकता है, कितने कितने वीक की प्रेगनेंसी है तो कितने कितने डॉक्टर की राय लेना जरूरी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से अधिक है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की आवश्यकता है। यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा है तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन लेंगे या 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेंगे। एमटीपी एक्ट 1971 परमिटेड एबॉर्शन अप टू द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब जो एक्ट बना था 1971 के अंदर, उसके अंदर यह लिखा गया है कि
20 वीक्स तक 20 वीक्स तक क्या कर सकते हैं, एमटीपी की जा सकती है, एमटीपी कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। ये एक नियम था, उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था। 12 वीक की प्रेगनेंसी में एक डॉक्टर ओपिनियन और 12 से 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में 2 डॉक्टर का ओपिनियन पर प्रेगनेंसी की टर्मिनेट किया जा सकता है। 12 वीक से कम प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर की सलाह के द्वारा एक डॉक्टर कर सकता है। यदि 12 वीक से ज्यादा है, 12 से 20 वीक के अंदर है, तो 2 डॉक्टर उनके ओपिनियन लेंगे, 2 प्रैक्टिशनर बात करेंगे और उसके बाद में टर्मिनेट किया जाता है। एमटीपी बिल है, एमटीपी बिल 2020 को लोकसभा में 2 मार्च 2020 को पेश किया और मार्च 17 2020 को यह पास हुआ। एमटीपी बिल 2020, ध्यान रखना 2020 में यह लागू हुआ। इट amends the act the increase the upper limit of termination from the 20 to 24 week of certain categories of women। उस बिल के अंदर यह खासियत थी कि ऐसी महिला जिसके अंदर एबॉर्शन 20 से 24 वीक के बीच में भी किया जा सकता है, कुछ ऐसे कैटेगरीज के अंदर काउंट किया हुआ अपन बात करते हैं। तो इस प्रकार से मेडिकल ऑफ टर्मिनेशन के अंदर कौन सी वीक के अंदर कितनी वीक की प्रेगनेंसी है और कौन कितने डॉक्टर या कितने प्रैक्टिशनर ओपिनियन लेंगे और उसके बाद में करेंगे, तो उसके बारे में बात की है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया, कब लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, एमटीपी एक्ट जो बिल पास हुआ था वो कब हुआ, उसकी क्या खासियत थी, उसने क्या किया, मतलब कितने वीक्स तक को परमिशन दी। ये इतनी बातें बच्चों आप याद रख लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके अंदर सारांश यही है, टाइम साइंस सिंस कंसेप्शन और रिक्वायरमेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये वही कहानी है जो मैंने अभी बताया, अप टू द 20 वीक एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर, एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर। इसके अंदर बिल के अंदर बताया है, देखो एमटीपी एक्ट 1971, एमटीपी बिल 2020। 12 से 20 वीक्स का है तो एडवाइस टू डॉक्टर, एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर। इस बिल के अंदर इसमें ये फर्क है। 20 से 24 वीक में नॉट अलाउड, इसमें एमटीपी एक्ट के अंदर तो कोई इसका कोई नहीं है, बट 2 डॉक्टर आप सम कैटेगरी ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें अंदर बिल कह रहा है कि 2 डॉक्टर होना जरूरी है। मोर देन 24 वीक्स इसमें नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ सब स्टेशनल फीटल एबनॉर्मलिटीज, इसके अंदर मेडिकल बोर्ड बैठेगा। यदि 24 वीक के बाद में भी ये तो मेडिकल बोर्ड बैठता है, उनको देखा जाता है कि फीटल एनोमलीज, मतलब बच्चे का कपाल नहीं बना है, कई ऐसे ऑर्गन नहीं बने हैं जो बच्चे का जन्म लेगा तो वो दिक्कत ही दिक्कत है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में बोर्ड बैठता है और उसके बाद में टर्मिनेट किया जाता है। तो एमटीपी एक्ट 1971 और एमटीपी बिल 2020, इसके अंदर ये इस प्रकार के क्या है चेंजेस है, ये ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, कंडीशन अंडर विच से प्रेग्नेंट कैन बी टर्मिनेट। क्या क्या कंडीशन होती है, कंडीशन अंडर विच ए प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखना है, उसको टर्मिनेट कर देना है, उसको एबॉर्शन करवा देना है, ये पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन 1, जिसके अंदर मेडिकल कंडीशन जिसमें प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन से मदर की लाइफ को खतरा हो, ऐसी सीवियर कंडीशन, इक्लेप्सिया, प्री इक्लेम्सिया, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो सीवियर है, जिसके अंदर दिक्कत है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं लगा देता हूं, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। अब कौन कौन सी कंडीशन जिसमें मेडिकल, जिसमें प्रेगनेंसी की कंटिन्यू से मदर की लाइफ को खतरा है, मदर की डेथ हो सकती है, उस कंडीशन में करेंगे। दूसरा है यूजेनिक हेरिडिटी, यदि बच्चे गंभीर फिजिकल या मेंटली हैंडीकेप्ड के साथ में पैदा होने की संभावना है, हैंडीकेप्ड है
कपाल बना ही नहीं है, ऐसे कई ऑर्गन जो लाइफ सर्वाइव के लिए जरूरी है वो नहीं बना है, बच्चे के जन्म लेते ही दिक्कत हो जाएगी, हैंडीकैप है, मेंटली रिटार्डेशन वाला पर्सन है, रेप वाली कंडीशन में यदि प्रेगनेंसी रेप का परिणाम हो, सोशियो इकोनॉमी यदि मदर की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चाइल्ड बर्थ के फेवरेबल में नहीं हो रही है, यदि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर का परिणाम है, यदि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया है या सोशियो इकोनॉमिकल उनकी बच्चा जन्म तो ले लेगा परंतु उसको खाना खिलाने पिलाने पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं है, उसके बाद में कोई रेप की कंडीशन है या बच्चे को ऐसी कॉन्जेनिटल एनोमली सीवियर है और या मेडिकल हिस्ट्री है, डिजीज कंडीशन है, सीवियर डिजीज कंडीशन, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद में दूसरा है हुज पर्सन हुम कैन परफॉर्म एमटीपी, एमटीपी कौन कर सकता है, एक पर्सन जिसमें ऑथराइज्ड सेंटर में 25 एमटीपी के असिस्ट हो और उसके पास सर्टिफिकेट हो, 25 केस एमटीपी भी के कराए हुए होने चाहिए एक पर्सन के पास में और उसके पास में एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, एक पर्सन जिसमें ऑब्स्टेट्रिकल और गायनिक में 6 मंथ की ट्रेनिंग की है, यदि ओबीजी और गायनिक के अंदर 6 मंथ का ट्रेनिंग किया है या 25 एमटीपी को असिस्ट करवाया है, वन हु गॉट डिप्लोमा या डिग्री इन ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, तो ये 3 पर्सन करवा सकते हैं, ये इनकी क्वालिफिकेशन होती है, वो एमटीपी करा सकता है। अदर मेथड के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव के अदर मेथड के अंदर बात करें, एक सेफ पीरियड्स होता है जिसको बोलते हैं रिदम या कैलेंडर मेथड या प्रोग्राम्ड सेक्स, प्रोग्राम से किया जाता है, प्लान बना के किया जाता है। जैसे बच्चों आप जानते हैं डिस्क्राइब्ड बाय द ओगिनो इन 1930, किसने किया था सेफ पीरियड का, इसका डिस्क्राइब किसने किया था, ओगिनो ने 1930 के अंदर। ये मेथड इस सिद्धांत पर आधारित है कि ओव्यूलेशन एक नया साइकिल शुरू होने से 12 से 16 दिन पहले होता है। अब इस प्रकार से बच्चों आप जानते हैं यदि एक महिला का साइकिल 26 से 30 दिन का रहता है तो उसका फर्टिलाइजेशन पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल के 8 से 21 दिन के बीच में होगा। अब बच्चों मैं कहूं कि इस प्रकार की एक कंडीशन जिसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, 3 प्रकार की कैटेगरी बनाता हूं। सेफ मेथड के बारे में बात करें, जैसे एक बना दिया 1 से लेकर के 10 दिन, दूसरा है 10 दिन से लेकर के 20 दिन और उसके बाद में 20 से लेकर के 30 दिन। इस प्रकार से 1 से लेकर के 10 दिन, उसके बाद में 10 से लेकर के 20 दिन, उसके बाद में 20 से लेकर के 30 दिन। इन तीन कैटेगरी के अंदर बता दूं, यदि मैं कहूं कि एक महिला है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है 26 से 30 दिन के बीच में आ रहा है, तो ओव्यूलेशन कब होगा, ओव्यूलेशन उससे 14 डेज पहले होता है। तो मैं कहूं कि 1 से 10 दिन के बीच में सेक्स करते हैं तो ये सेफ है, यदि 20 से 30 दिन के बीच में करते हैं तो ये भी सेफ है, और 10 से 20 दिन के अंदर, इन 20 के वाले दिन के अंदर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा और इस टाइम में कोइटस वाली प्रक्रिया हुई तो महिला कंसीव हो जाएगी। तो सेफ मेथड यूज किया जाता है। सेफ मेथड के लिए क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को देखते हुए कार्य किया जाता है। दूसरी बात नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, जिसमें बेसल बॉडी टेम्परेचर, इसके अंदर बच्चों आपको यह ध्यान रखना है बेसल बॉडी टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, बीबीटी। ओव्यूलेशन के दौरान व बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन से अधिक निकलने से बेबी का टेम्परेचर 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अतः पोस्ट ओवुलेटरी फर्टिलाइजेशन पीरियड में इंटरकोर्स को अवॉइड करना होता है। जब ओवुलेशन वाली प्रक्रिया होती है तो उस कंडीशन के अंदर महिला की बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है 0.3 से लेकर के 0.5 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम में क्या है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मतलब यह समझ लेना है कि ओवुलेशन हो रहा है और उस कंडीशन में कोइटस वाली प्रक्रिया नहीं करनी है, बच्चा नहीं होगा। उसके बाद में है सर्वाइकल म्यूकस या बिलिंग्स या ओवुलेशन मेथड। ओवुलेशन के समय में सर्वाइकल म्यूकस वाटरली क्लियरली, जैसे रो एग
जैसे स्मूथ, स्लिपरी या प्रोफ्यूज हो जाती है। ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से ये थिक व कम हो जाती है। ओवुलेशन के समय का निर्धारण करने हेतु सर्वाइकल म्यूकस की इलास्टिसिटी का इवैल्यूएशन करना स्पाइन बार किट कहा जाता है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। सर्वाइकल म्यूकस की इलास्टिसिटी का इवैल्यूएशन, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका इवैल्यूएशन करना क्या कहा जाता है? स्पाइन बार किट। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्वाइकल म्यूकस को भी देखा जाता है कि वेजाइना के थ्रू चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, उसका मतलब ओवुलेशन हो रहा है। उस टाइम पे भी इंटरकोस्टस नहीं करना है। उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन इनहिबिटेड कॉन्ट्रासेप्शन बाय प्रोलॉन्ग्ड, तो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी कंसीव होने की संभावना कम होती है। एब्स्टिनेंस या कोइटस इंटरप्ट्स। एब्स्टिनेंस का मतलब या कोइटस इंटरप्टस का मतलब हुआ कि सेक्स इंटरकोइटस करना है, ठीक है। सेक्स करने के बाद में जब स्पर्म रिलीज होता है तो उस कंडीशन के अंदर स्पर्म वेजाइना के अंदर न छोड़ करके बाहर की तरफ, है ना, तो उसके बाहर निकाल देना है। परंतु उस टाइम में ये कंट्रोल हो नहीं पाता है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होता है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब स्पर्म निकलने होते हैं तब को पेनिस को क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एब्स्टिनेंस, सॉरी कोइटस इंटरप्शन। एब्स्टिनेंस का मतलब एब्स्टिनेंस, अच्छा ये सेम है, ठीक है। एब्स्टिनेंस का मतलब वही हुआ जो स्पर्म को बाहर रिलीज करना है, अंदर नहीं, ठीक है। उसके बाद में टर्मिनल या परमानेंट मेथड के बारे में बच्चों कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर जो टेम्परेरी मेथड के बारे में बात की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।